हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम वन शॉट यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस का। तो सारे जितनी भी इनमें टॉपिक्स है, जितनी भी यूनिट्स है, तो सारे आपके कवर हो जाएगी इसी वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपडेट फॉल का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है वो आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच में क्या अंतर है वो आपको बताना है। और इसके ऑप्शनल में दे रखा है पर्यावरण अध्ययन का दायरा और महत्व पर यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पे पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण के अंतर, क्या क्या अंतर है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण के अध्ययन के बीच में अंतर दे रखा है। तो पहले आपको पर्यावरण विज्ञान के बारे में यहाँ पे बताना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन देनी है, और उसके पर्यावरण अध्ययन क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन है, तो इसको डीपली नहीं मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन का दायरा है उसका और महत्व भी यहाँ पे बता रखा है, तो आप इसको देखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड कहता है सतत विकास पर चर्चा करें और सतत विकास पर चर्चा की करनी है और सतत विकास लक्ष्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे सतत विकास क्या होता है वो पहले आपको बताना है। जैसे यहाँ पे बता रखा है, सतत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जितने भी प्रकृति संसाधन है उसका इस्तेमाल आपको ऐसे करना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति के संसाधन का इस्तेमाल करने का अवसर मिले। यानी कि एक लिमिट तरीके से करना है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे करना है। फालतू का कोई भी, कह सकते हो आप, फालतू में कोई भी संसाधन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में वो जो संसाधन है वो बचे ही ना, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से आपको उसका इस्तेमाल करना है और उसी प्रक्रिया को हम सतत विकास कहते हैं। फिर यहाँ पे उसके लक्ष्य दे रखे हैं, तो आप इनको देखेंगे। जैसे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र एजेंडा दे रखा है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे। यहाँ पे सतत विकास का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा चार्ट है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यावरण के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिए। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है वो आप देख सकते हैं। पहला वायुमंडल, स्थल मंडल, फिर आपका जलमंडल है। ये किस तरीके से बनता है वो भी चीज़ आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे देख रखा है, अपने देख सकते हैं। जल वितरण क्या है उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। फिर जीव मंडल क्या होता है वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन करी गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है अम्लीय वर्षा की घटना बताइए और अम्लीय वर्षा के विभिन्न प्रभावों पर चर्चा करें। यानी कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है और उसके विभिन्न प्रभाव भी आपको यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं अम्लीय वर्षा कैसे होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उसकी डिटेल दे रखी है। फिर अम्लीय वर्षा के यहाँ पे विभिन्न प्रभाव दे रखे हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है अम्लीय वर्षा से, तो वो आपको यहाँ पर बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है किस तरह से अवैज्ञानिक खनन और बांध निर्माण ने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो इसके बारे में बताना है कि इसके योगदान क्या है और उसने नुकसान कैसे पहुंचाया है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पर योगदान में क्या है, रोजगार दिया है, आयकर और राजस्व का योगदान है, औद्योगिक विकास है और निर्यात है। बट लेकिन इसके नुकसान क्या है, जल का संकट है, वनस्पति और वन्य जीवों को नुकसान है और प्रदूषण भी यहाँ पे शामिल है। फिर यहाँ पे योगदान दे रखा है बांधों के द्वारा क्या अर्थव्यवस्था में योगदान है, सिंचाई की व्यवस्था है, मछली पालन है, विद्युत जल परियोजना है, पर्यटन उद्योग है। तो ये सारे इसके योगदान है। फिर बांध के क्या नुकसान है वो आप देख सकते हैं। बाढ़ का खतरा हो जाता है, आवास में परिवर्तन है और भूमि कृषि पर नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य से आप क्या समझते हैं, और उसके अथवा में पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। यानी दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर एक बन सकता है अगर आपको दोनों में कोई भी एक क्वेश्चन देखने में मिल जाए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दे रखी है और उसको कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो दो तरीके के हैं, जैविक तत्व में और एक अजैविक तत्व में। तो उसका आप थोड़ा सा समझेंगे। देखो, मैं डीपली नहीं समझाऊंगा, बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डीपली सारे जो इसके टॉपिक है वो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे, तो आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है, जैविक और अजैविक। यहाँ पे जैविक घटक क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं, और आपके जैविक घटकों के में भी शामिल होते हैं जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता भी यहाँ पे शामिल है और आपका अपघटक भी है। तो आप इनको देख सकते हैं। आपको इसी तरीके से अपने एग्जाम में आंसर लिखने हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपको। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक दे रखे जो कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक के माध्यम से बनते हैं।
फिर आता है कृषि क्षेत्रों और महानगरीय शहरों में जल संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और उपायों की यहाँ पे चर्चा करनी है। तो आप देख सकते हैं कृषि क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदम और उपाय यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें ड्रिप सिंचाई पद्धति है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है, वो आप डीपली पढ़ लेना। फिर आपका जल संग्रह है, वाटर हार्वेस्टिंग है, जो कि जो भी घर का पानी होता है उसको कैसे स्टोर किया जाता है बाहर, वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। भंडारण टैंक है। और आपका यहाँ पे महानगरीय शहरों में क्या किस तरीके से जल संरक्षण होता है वो भी दे रखा है। जो जल की शिक्षा देते हैं, सचेतना देते हैं, जल संचयन का पूर्ण चक्रण बताते हैं, पीढ़ी के साथ शिक्षा देते हैं, स्मार्ट जल संचयन है। तो इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और इस तरीके से उपाय भी बताए जाते हैं। फिर आता है भारत में अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में क्वेश्चन आता है, भारत में अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के बीच संबंध पर चर्चा करें। तो यहाँ पे संबंध बता रखा है पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक सांस्कृतिक की विविधता पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी घाट के बारे में बता रखा है, इसका विस्तार कैसे है वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किसी देश की वहनीयता में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग करके। तो इस तरीके से यहाँ पे योगदान आप दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिडों की यहाँ पे व्याख्या करनी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो आपको पहले पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे पिरामिड बता रखे हैं, आप इनको बताएंगे। जैसे 3 तरीके के पिरामिड होते हैं, एक संख्या पिरामिड होता है, एक उल्टा पिरामिड होता है, एक सीधा पिरामिड होता है। तो इस तरीके से आपको बताने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इनको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेरा मकसद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, और मैं पहले भी जो टॉपिक से चैप्टर से वो एकदम एक्सप्लेन करके बता रखा है। तो आप वो ओल्ड वीडियो भी देख सकते हो, और इस न्यू वीडियो में रिवीजन है तो शॉर्टली चलेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कहता है, खाद्य श्रृंखला क्या है, उपयोग उदाहरण का उपयोग करते हुए वन पारिस्थितिकी तंत्र में संचालित होने वाली 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बीच में अंतर यहाँ पे बताना है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, सबसे पहले आप वो बताएंगे। फिर खाद्य श्रृंखला कैसे काम करती है वो चीज़ आपको बतानी है। जैसे पौधे हैं, फिर उसके बाद उनको पौधों को कौन खाता है, फिर आगे कैसे बढ़ता है, तो चीज़ें यहाँ पे बतानी है ना। फिर चराई खाद्य श्रृंखला क्या है, ये देखो यहाँ पे प्रकार बता रखे हैं, तो आप इनको बताएंगे। फिर आगे देख लेते हैं। देखो पहले पौधा होता है, पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी। फिर शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। तो इस तरीके से यहाँ पे खाद्य श्रृंखला चलती है। फिर क्वेश्चन आता है, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच अंतर बताइए। यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और आपका और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखो स्थलीय वो है जो ज़मीन पर रहता है, यानी वन आ गया, आपका जंगल आ गया, वो चीज़ यहाँ पे क्या होता है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आएगा, जैसे तालाब आएगा, आपकी झील आएगी, आपके महासागर आएंगे। तो ये चीज़ें आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन आता है आपका, प्राकृतिक संसाधन क्या है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार यहाँ पे बताने हैं। प्राकृतिक आपको पता ही है, जो नेचर के थ्रू मिले वही संसाधन आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे प्रकार बता रखे हैं। प्राकृतिक वन उत्पाद, जो वन है वो एक प्राकृतिक संसाधन है आपके लिए। औषधि पौधे जो हैं वो भी आपके प्राकृतिक हैं। खनिज है, जो ज़मीन से खोदे जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो हैं जो जल से निकलते हैं। आपकी कृषि है, वो भी ज़मीन से निकलते हैं। तो ये जो भी आपको नेचर के थ्रू मिला है वो सब आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। फिर आता है भारत के जल संसाधनों पर एक नोट लिखे। भारत के जो भी जल संसाधन है जिसके थ्रू हमें जल मिलता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, नदी तालाब जो भी पीने योग्य पानी होता है सब आपका जलीय संसाधन में आता है। तो आप उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, कहाँ कहाँ पे होता है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आपका क्वेश्चन आता है, प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों एवं प्रदूषण का वर्णन करें। अब प्रदूषण क्या है आपको पता है, जो भी वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे व्यक्ति को परेशानी होती है, वो सब प्रदूषण कहलाता है। तो आपको वो चीज़ें बतानी है। फिर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जो वायु में जितने भी धुआं होता है, जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जो कोयले को जला के धुआं निकलता है, लकड़ी से जलता है, कूड़ा करकट जला के जो धुआं निकलता है, जो मनुष्य को सांस लेने में दिक्कत करता है, वो सब क्या होता है, वायु प्रदूषण।
तो यहाँ पे वायु प्रदूषण आप डिफाइन करेंगे। फिर ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो बिना फालतू के ध्वनि होती है, तेज़ आवाज़ होती है। आप रेड लाइट पे खड़े हो, वहाँ पे हॉर्न प्रेस कर रहे हो, तो वो ध्वनि प्रदूषण हुआ। कोई स्पीकर बजा रहा है बहुत तेज़ी, मतलब ज़्यादा साउंड में बजा रहा है, तो वो पोल्यूशन है, जिससे व्यक्ति को परेशानी हो ना, वो सब प्रदूषण में आता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो गया, आप वो बताएंगे, उनके कारण बताएंगे। फिर मृदा प्रदूषण कैसे होता है, कूड़ा करकट कर दिया, जहाँ पे एक किसान खेती कर रहा है, उस खेत वाली ज़मीन पर आप कूड़ा करकट डाल दो, तो वहाँ पे जो ज़मीन होगी वो उपजाऊ थोड़ी बनेगी। वहाँ पे जो कूड़ा होगा, जो प्लास्टिक होगी, उससे उसकी जो कह सकते हो जो उसकी मतलब कि मृदा है वो ख़राब हो जाएगी, मिट्टी ख़राब होने लगेगी, जो कृषि योग्य नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मृदा प्रदूषण होता है। फिर इसमें आता है क्वेश्चन, सौर और पवन ऊर्जा के फ़ायदे और नुकसान बताने हैं, और वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रासंगिकता पर विचार करना है। तो सौर ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा क्या है, उसके फ़ायदे आपको यहाँ पर बताने हैं। तो लाभ यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको देखेंगे अच्छे से। फिर आपके लिए एक नुकसान यहाँ पे दे रखे, तो नुकसान भी आप अच्छे से देखेंगे। पवन ऊर्जा क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके लाभ और आपको उसके नुकसान भी यहाँ पे बताने हैं। फिर प्रासंगिकता दे रखी है, तो आप उनको भी देखेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके लिए, फिर क्वेश्चन आपका आता है, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों और नियंत्रित करने वाले उपायों को यहाँ पे विस्तार से वर्णन करना है। यानी कि मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि का कैसा प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण मानव पर कैसे उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, वो चीज़ आपको बतानी है। और साथ ही उस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको उपाय यहाँ पे बताने हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को पहले आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर वो किस तरीके से फैलता है वो आप बताएंगे। फिर उसके बाद उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, उच्च तीव्रता ध्वनि के प्रभाव क्या होते हैं, किसी जो कोई हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, तो उस तरीके से आपको इसके नुकसान बताने हैं। फिर यहाँ पे इसके उपाय दे रखे हैं, यातायात शोर में कमी, यानी कि ट्रैफिक में शोर कम करो, हवाई जहाज और जेट शोर में कमी करनी चाहिए, शहरों और आवास प्रणालियों की योजना होनी चाहिए, तो इस तरीके से शोर को कम किया जा सकता है। फिर आता है, विश्व में पर्यावरणवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा कीजिए। तो आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, जितने भी सम्मेलन है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होगी, प्रोटोकॉल वगैरह। फिर क्वेश्चन आता है, मृदा प्रदूषण क्या है और उनके कारण प्रभाव एवं निवारण क्या है, वो चीज़ आपको बतानी है। मृदा प्रदूषण मैंने बताया आपको अभी, तो उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फिर वो क्यों होता है वो भी चीज़ आपको बतानी है, किस वजह से हो रहा है वो चीज़ आपको बतानी है। फिर उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है मृदा पर, कोई भी जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो चीज़ आप बताएंगे। फिर उसके बाद उसको कैसे कम किया जा सकता है, वो भी उपाय आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर आता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 5 आर, यानी कि 5 आर सिद्धांतों की यहाँ पे व्याख्या करनी है। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जो गलते नहीं है, जो लंबे समय तक ऐसे कि एक ही शेप में रहते हैं, यानी कि उनका कह सकते हो उनका कोई भी निवारण नहीं है, ना उनको कम किया जा सकता है। तो इस तरीके के होते हैं, ना वो गलते हैं, ना उनका कोई कह सकते हो उनको ना रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ऐसे ठोस अपशिष्ट होते हैं, तो उनको यहाँ पे बताया गया, उनके 5 आर सिद्धांत आपको बताने हैं। फिर उसके बाद आता है, परमाणु खतरों के कारण क्या हैं और मानव जनसंख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। परमाणु खतरे क्या हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे, उसके कारण आपको बताना है। फिर उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर क्वेश्चन आता है, ई कचरा, बायोमेडिकल कचरा और प्लास्टिक कचरा क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझानी है। तो ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितना भी कचरा होगा वो आपका ई कचरा कहलाएगा, जैसे टीवी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोन, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपकी ई कचरा कहलाती है। ठीक है। फिर बायोमेडिकल कचरा आपको बताना है, जिसमें आपके अस्पताल से रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल में भी जो भी चीज़ें यूज़ होती है सब आपकी बायोमेडिकल कचरा कहलाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है, हिमालय नदियों से जल विद्युत ऊर्जा के दोहन में एक स्थायी नवीकरण ऊर्जा विकल्प उचित उदाहरण देकर अपने कारणों की पुष्टि करें। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तो आप इनको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। फिर आता है, दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण के कारण और प्रभाव क्या हैं, नदी पर में प्रदूषण नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो दिल्ली में आपको पता है जैसे छठ पूजा आती है तो उस टाइम बहुत हल्ला होता है कि जो यमुना है उसमें झाग बन रहे हैं। तो क्यों बनते हैं, वो केमिकल की जो फैक्ट्री होती है वो केमिकल का पानी यमुना में छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो झाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है वो आपको बताना है, उसका क्या प्रभाव है वो भी बताना है, और उसको कैसे रोकेंगे वो भी बताना है। तो यमुना नदी के बारे में थोड़ा लिखा है वो देखेंगे। फिर क्यों प्रदूषण हो रहा है
वो चीज़ आपको बतानी है। जैसे यहाँ लिख रखा है, जैसे फैक्ट्री होती है उसको पानी छोड़ दिया तो इस तरीके से होता है, नाले का पानी उधर छोड़ दिया तो प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो पीने योग्य पानी है वो पीने योग्य नहीं रहता, फसलों पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद इसको कैसे रोका जा सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप इन्हें याद कर लेना। फिर आता है भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन और जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर संक्षेप चर्चा करनी है। तो राष्ट्रीय सौर मिशन क्या है वो यहाँ पे देख लेना आप, पूरा डीपली लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। देखो ग्रीन हाउस है ना, ये भी अलग से क्वेश्चन बन जाता है ग्रीन हाउस के ऊपर, तो आप ग्रीन हाउस को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जितनी सतत विकास लक्ष्य दे रखा है SDG वो भी आप देख लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है नवीकरणीय संसाधनों और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर स्पष्ट करना। देखो ये आप 8वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय वही है जो पुनः स्थापित किए जा सकते हैं, जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, और गैर नवीकरण संसाधन वो होते हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद उनको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता और ना ही उनके जैसे और उत्पाद या संसाधन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बताने की बात नहीं है और बाकी आप इसमें पढ़ लेना। फिर आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके का, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली क्या है, स्थानिक प्रजातियाँ क्या है, जलभृत क्या है, कार्बन पदचिह्न क्या है और मृदा अपरदन क्या है। तो एक एक को सबको डिफाइन किया गया है, आप इसको देख लेना। ये आपका कम से कम 5 नंबर के ऐसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चन में 5 टॉपिक दे रखे होंगे, उनमें से आपको कोई 3 करने होंगे, जो कि 15 नंबर का आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें डीपली लिखी हुई है। तो आप पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली क्या है वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती हैं वो यहाँ पे दे रखा है। फिर उसके बाद जलभृत क्या है वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आ रखा है कार्बन पदचिह्न क्या होता है वो दे रखा है, तो आप इनको देख लेंगे। फिर मृदा अपरदन क्या होता है वो भी आपको पता है, कारण भी दे रखे हैं क्यों होता है ये, इसका प्रभाव भी है और उसके उपाय भी है। फिर एक और निम्नलिखित में अंतर दे रखा है, नम्रता बचाओ आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन के बीच में अंतर आपको बताना है। शंकुधारी वन और टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में आपको अंतर बताना है, और लुप्त प्राय प्रजातियाँ और सबसे कम चिंता वाली प्रजातियों के बारे में अंतर बताना है। तो सबके अंतर यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे क्या नहीं। फिर उसके बाद आपको ये सब डीपली यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको एक्सप्लेन करके अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आपको बस थोड़ा पढ़ने की, आपको समझने की ज़रूरत है, और जो याद करने की चीज़ है प्लीज़ उन्हें याद करना, और जैसा लिखा है वैसा ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। बट लेकिन कुछ लैंग्वेज अपने पास से बना के लिखना, और बाकी बुक की लैंग्वेज भी आप थोड़ी बहुत लिख सकते हो, बट लेकिन आपको ज़्यादा बुक लैंग्वेज नहीं लिखनी, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने कहीं चीटिंग करी है। बट लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो चीटिंग नहीं करते, बट लेकिन बुक की लैंग्वेज उन्हें याद हो जाती है, बट लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है जो बुक की लैंग्वेज लिख रहा है उसने चीटिंग करी है। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप अपनी लैंग्वेज भी लिखें थोड़ी, और अपनी बुक की लैंग्वेज भी लिखें। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आपको देख लेना है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए। और कोई किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए एक टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, तो आप इन्हें पढ़ लेना अच्छे से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है वो चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फिर आता है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। स्थलमंडल क्या है, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, कृषि अवशेष क्या है और हॉटस्पॉट क्या है। तो यहाँ पे बता रखा है स्थलमंडल के बारे में, चार्ट के माध्यम से ही बता रखा है। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं वो भी चीज़ बता रखी है। फिर उसके बाद कृषि अवशेष क्या होते हैं, कृषि करने के बाद जो अवशेष बच जाता है, जैसे पराली होता है। दिवाली के बाद आप देखते हो ना, तब दिवाली आती है तो एकदम से प्रदूषण होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिवाली से पहले जो पराली होती है ना, जो कृषि का अपशिष्ट पदार्थ बचा होता है, तो गवर्नमेंट उसका कोई निवारण करती नहीं है। तो अब जो किसान लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको जला देते हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे हॉटस्पॉट के बारे में बता रखा है, आप इनको भी देख लेना। यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। दिल्ली वायु प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, भोपाल गैस त्रासदी,
और आपकी केस स्टडी दे रखी है गंगा प्रदूषण की। देखो भोपाल गैस त्रासदी क्या है ना, इसके ऊपर मूवी भी बन रही है, तो आप मूवी भी देखना, बहुत अच्छी है, आपको और अच्छे से समझ आएगा भोपाल गैस त्रासदी क्या है। देखो यहाँ पे दे रखी है पूरी, तो आप उसको समझना, इसके ऊपर मूवी बन रही है, आप मूवी भी देखना। केस स्टडी दे रखी है गंगा प्रदूषण कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जा रहा है, क्या क्या उसके लिए काम किया जा रहा है, वो चीज़ें दे रखी है। गैस स्टडी दे रखी है लंदन स्मोक 1952 में लंदन में कैसे स्मोक हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे सब दे रखी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी इससे, और आपके 99% चांसेस है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इनमें से ही आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना इन क्वेश्चनों को, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और अगेन कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए।